डिस्कस किया था। सेकंड में हम लोगों ने उसके प्रकार पर काम किया था और उसके प्रकार पर हम लोगों ने दो प्रकार के क्रिस्टल के दोष का अध्ययन किया था, जिसमें से पहला दोष जो था बेटा वो था क्या आपका, तो वैकेंसी डिफेक्ट्स यानी रिक्तियां दोष, और सेकंड था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स जिसको अंतरकाशी दोष के रूप में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वैकेंसी डिफेक्ट्स और अंतरकाशी डिफेक्ट मतलब वैकेंसी दोष और अंतरकाशी दोष है ना, इन दोनों के प्रकार को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझा था। और खास करके ये वैसे डिफेक्ट्स हैं जो क्रिस्टल लैटिस में पाए तो जाते हैं, लेकिन किस प्रकार के क्रिस्टल लैटिस में पाए जाते हैं, तो वह लैटिस जिनमें सामान्यतः हम लोग क्या देखते हैं, उनके जो अवयवी कण हैं वो या तो अणु के रूप में मौजूद होते हैं या तो परमाणु के रूप में मौजूद होते हैं। लेकिन क्या प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ जितने ठोस उपस्थित हैं, क्या वो सभी के सभी ठोस परमाणविक ठोस या आणविक ठोस हैं? नहीं तो, है ना। प्रकृति में ऐसे भी ठोस है जिनमें आयन की प्रकृति होती है ना, आयनिक गुणधर्म होता है, अर्थात आयनिक ठोस। जैसे नमक का उदाहरण ले लीजिए, है ना। नमक के अवयव में एक अवयव सोडियम है, दूसरा अवयव क्या है, क्लोरीन है ना। तो सोडियम धनायन है और क्लोरीन क्या है, ऋणायन है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। तो हम बात कर रहे हैं क्या कि आयनिक ठोस में अवयव आयन्स हैं। तो आयन के कौन से ऐसे प्रकृति हैं जो खास करके ठोस में दोष को उत्पन्न करने में सहायक है, उस पर अध्ययन करेंगे हम लोग आज, ठीक है ना। और हम लोग रसायन शिखर बैच को कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। और रसायन शिखर बैच में हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करने वाले हैं टॉपिक जो है अपना, वो है क्या, ठोस में दोष। क्या है, ठोस में दोष, है ना, कि किस प्रकार का ठोस है, उसमें किस प्रकार के दोष हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बेटा, हमने बात किया क्या, अगला जो टॉपिक है मतलब जो ठोस में दोष है, ये ठोस किस प्रकृति का है, आयनिक प्रकृति का ठोस। हम लोग बात करते हैं आयनिक प्रकृति का ठोस, है ना। अगर ठोस आयनिक प्रकृति के हैं तो आयनिक प्रकृति में कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो इसमें दोष को उत्पन्न कर सकते हैं, थोड़ा हमको ये पता करना। तो देखते हैं यहां पर क्या, सबसे पहला चीज हम लोग कहते हैं क्या, देखो आयन की बात कर लेते हैं। तो आयन दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। आयन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। एक आयन जो है वो धन आयन होता है, ठीक है ना, और एक आयन जो है वो है क्या, ऋण आयन। तो एक धनायन है और दूसरा आयन क्या है, ऋणायन। एक धनायन और दूसरा ऋणायन। अच्छा, धनायन की बात करोगे तो धनायन कहने का मतलब होता है क्या, वह आयन, ठीक है ना, वह आयन जिस पर, है ना, धन आवेश, जिस पर धन आवेश। और धन आवेश के लिए वो करता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कोई भी धातु है ना, उस आपने पढ़ा होगा कि धातु की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता। तो कोई भी धातु होगा, है ना, कोई भी धातु है, धातु सामान्यतः क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। और ऋणायन का मतलब लिख सकते हैं क्या, वह आयन, है ना, वह आयन जिस पर कौन सा आवेश हो, ऋण आवेश, जिस पर ऋण आवेश हो, ठीक है ना, ठीक है। और ऋण आवेश के लिए आपने पढ़ा है क्या कि एक अधातु होता है, ठीक है ना, अधातु होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, है ना, ऋणायन का निर्माण करा और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्या कि आयन दो प्रकार का। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोई भी तत्व है, वो धातु के रूप में हो चाहे अधातु के रूप में हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके कण है ना, परमाणु के कण है। अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु के कण है तो आप कह सकते हैं ना कि परमाणु अपने कण का अगर त्याग कर रहा है तो कुछ ना कुछ गुणधर्म तो प्रभावित होगा, है ना। कौन कौन सा गुणधर्म प्रभावित हो सकता है, इस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे, फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि वो कारण है कि ठोस में क्या उत्पन्न हो रहा है, दोष उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे पहला चीज जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहला चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखो हमने बोला कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ना, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड बेटा, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। हाँ बेटा, तो देखो सबसे पहला चीज हम ये समझेंगे कि आखिर धातु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, तो धातु की किस प्रकार की प्रकृति में परिवर्तन आता है, ये चीज सबसे अहम चीज है ना। जैसे मैं बात कर रहा हूं सोडियम है, ध्यान रखिए, देखिए सोडियम,
सोडियम का परमाणु संख्या 11 है ना। अच्छा, अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं 1s2 है ना, 2s2, 2p6 और 3s1, ठीक है ना, है ना। और आपने देखा क्या कि अगर हम लोग इस प्रकार से कुछ देख पा रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, है ना, तो हमने बोला कि सबसे पहला जो है 1s2, दूसरा जो है वो है 2s2, 2p6 और तीसरा है 3s1। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। मतलब कुल 3 प्रकार के ऑर्बिट हैं। कितने ऑर्बिट हैं? 3 ऑर्बिट हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। इसका मतलब 3 सेल है। इसका मतलब अगर आप सोडियम धातु के रूप में आप देखते हैं तो ये सोडियम का न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, ये सोडियम का प्रथम कक्ष, ये सोडियम का दूसरा कक्ष और ये सोडियम का तीसरा कक्ष। तो मैंने बोला यहां पर n=1 है, n=2 है और यहां पर n=3 है, प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष और तृतीय कक्ष। यानी कि हम अगर इस स्वरूप को देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि शायद सोडियम का परमाणु इतना बड़ा होगा, हालांकि माइक्रोस्कोपिक है लेकिन उतना बड़ा तो होगा नहीं, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा इतना बड़ा आकार है उसका। अब अगर यही सोडियम अपने बाह्यतम कक्ष से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, है ना, 3s1 में से 1 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करें तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी और उस पर कितने आवेश आ गए? +1, एक धन आवेश। क्यों? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, प्रोटॉन का तो त्याग नहीं किया ना, प्रोटॉन का ना त्याग कर सकते ना ग्रहण कर सकते, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं। तो प्रोटॉन की संख्या पहले 11 थी, अभी भी 11, तो 11 - 10 +1 आ गया, तो धन आवेश आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं 10 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 1s2, 2s2, 2p6। अब चूंकि 3s से तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है ना, तो इसमें प्रथम कक्ष है और फिर दूसरा कक्ष है। इसका मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ प्रथम कक्ष और द्वितीय कक्ष मतलब फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में ही उपस्थित है। अगर उनके इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ऑर्बिट में उपस्थित हैं तो ये हो गया सोडियम का केंद्रक, ये प्रथम कक्ष, ये दूसरा कक्ष। अब आप मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद सोडियम का परमाणु आकार बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? इसका मतलब कोई धातु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो अपने आकार में परिवर्तन ला सकता है, यानी धनायन इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद आकार में क्या होते हैं? छोटे हो जाते हैं। ये सोडियम कैसा था? उदासीन परमाणु है, इस पर कोई आवेश नहीं है। और ये सोडियम कैसा है? धनायन है, धन आवेश उपस्थित है, तो ये मैंने बोला धनायन है, ये धनायन है, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि उदासीन परमाणु से धनायन का आकार छोटा होता है। तो मैंने बोला अगर परमाणु के आकार को मैं परमाणु त्रिज्या बोल दूं, मैं क्या बोल दूं इसको? परमाणु त्रिज्या बोल दूं, तो त्रिज्या के लिए रेडियस शब्द का प्रयोग करते हैं और न्यूट्रल के लिए 0, इस पर कोई आवेश नहीं है ना, है ना। और यहां पर देखो त्रिज्या के लिए रेडियस का प्रयोग करते हैं और यहां धनायन है, प्लस लिख सकता हूं। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि न्यूट्रल का आकार धनायन से अधिक है, अर्थात मैं उदासीन परमाणु की त्रिज्या, यानी बेटा मैं क्या लिखना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, कौन सा परमाणु है ये? उदासीन परमाणु है। कौन सा परमाणु है? उदासीन परमाणु। अर्थात मैं लिख सकता हूं यहां पे देखो क्या कि अगर आपके परमाणु उदासीन है तो उदासीन परमाणु का आकार, उदासीन परमाणु का आकार धनायन से बड़ा होता है, ठीक है ना। अर्थात रेडियस उदासीन का अधिक है, रेडियस धनायन से। अर्थात कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किस प्रकार का परिवर्तन करता है? अपने आकार को परिवर्तित करता है, छोटा हो जाता है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब दूसरा चीज समझो, देखो दूसरा चीज समझते हैं। अगर मैं रिनाइन की बात करूं, है ना, तो अधातु क्या करता है? अधातु क्या करता है, ठीक है ना। अधातु की बात कर लेते हैं, ठीक है। अधातु हमने पढ़ा कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है ना। तो मैंने बोला अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करता है, ऋणायन का निर्माण करता है। तो थोड़ा सा ये भी समझ ले, निर्माण करता है, थोड़ा ये भी समझ लें कि आखिर अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर अगर ऋणायन का निर्माण करता है तो किस प्रकार परिवर्तन हो, है ना। तो हमने बोला क्या, देखो दूसरा एक कोई उदाहरण लेते हैं
यहां पर क्लोरीन है, इसके परमाणु संख्या 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 3p5 17 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ना 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17 इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, अगर 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो इन 17 इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे बेटा, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट, तीन ही ऑर्बिट। अच्छा, अगर तीन ऑर्बिट है तो हम ऐसा देख पा रहे हैं, ये क्लोरीन का नाभिक है, ये क्लोरीन का प्रथम कक्ष, ये क्लोरीन का दूसरा कक्ष और ये क्लोरीन का तीसरा कक्ष। ठीक है ना। तो यहां पर है n=1, n=2, n=3 और तीसरे कक्ष में हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, बाहर में देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 5 इलेक्ट्रॉन यहां, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नंबर 5, 6 और 7, कुल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस क्लोरीन में। अब अगर मैं इस क्लोरीन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दूं, क्योंकि अधातु है, अधातु का प्रकृति क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर ये अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो पहले क्लोरीन पर 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, कुल अंतर 0 था। ये कैसा परमाणु है, उदासीन है, ये उदासीन परमाणु, ठीक है। कैसा परमाणु है, उदासीन परमाणु, ठीक है। अच्छा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है ना, तो Cl पर आ गए कौन सा -1, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ग्रहण कर लिया। और एक्स्ट्रा ग्रहण किया तो उस पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, अब देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एक चीज और समझिएगा, ये प्रथम कक्ष, ये दूसरा कक्ष और ये तीसरा कक्ष। कक्ष यहां पर भी 3 है, कक्ष यहां पर भी 3 है, लेकिन फिर अंतर क्या होगा, ये चीज भी तो हमको समझना कि आखिर अंतर क्या है। अंतर क्या होगा ये चीज समझिएगा, ये केंद्रक है, ये प्रथम कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष। अच्छा, थर्ड कक्ष में यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहां पर बाह्य कक्ष में, संयोजी कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर बनाऊं, यहां पर देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब एक बात बताइए मुझे, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं क्या कॉमन चीज देख रहा हूं, n का मतलब सेल, यहां पर भी सेल 3 है, यहां पर भी सेल 3 है। फिर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे 7 है और यहां पर। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, थोड़ा सा एक बात समझिएगा, हमने पढ़ा क्या कि कक्ष तो कैसा होता है, कक्ष होता है एक सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस को आप 2πr कह सकते हैं, है ना, 2πr सरकमफेरेंस, परिधि जिसको आप कहते हैं, तो 2πr सरकमफेरेंस। अच्छा, मैं बोलूं क्या कि सोडियम परमाणु के थर्ड कक्ष का सरकमफेरेंस दोनों में एक समान होगा कि अलग अलग, एक समान। सरकमफेरेंस क्या है, तो आप कह सकते हैं क्या कि सर्कुलर पाथ की कुल लंबाई अगर उसको कैंची से काट करके सीधा कर दें, है ना, मतलब ये सर्कल है, इस सर्कल को बीच से यहां से कट कर दें और कट करके अगर हम इसको सीधा कर दें, ठीक है ना, तो ये ऐसे जाएगा, तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 2πr। तो एक के 2πr में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और एक के 2πr में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। क्राउड किस में है, 7 इलेक्ट्रॉन्स में कि 8 इलेक्ट्रॉन्स में, 8 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइएगा ईमानदारी से, कभी भीड़ में खड़ा होते हैं, है ना, तो क्या होता है, आप आकर्षित होते हैं कि धक्का मुक्की होता है वहां पे, है ना, विकर्षण का बल काम करता है। क्राउड में कभी भी आकर्षण का काम, है ना, धक्का मुक्का होता है वहां पे, ठीक है, लोग ऐसे धक्का दे देंगे। दिल्ली में तो मेट्रो में चढ़ने पे आप बस हाथ ऐसे जोड़ के खड़ा रह जाइए, पीछे वाला धक्का देकर अंदर कर देगा। अब बाहर निकलना है, हाथ ऐसे करके खड़ा रहिए, पीछे वाला धक्का देके बाहर कर देगा। मतलब नहीं भी अगर आपको निकलना है तो निकाल देगा, अगर तत्परता नहीं दिखाइए तो वहां पे इतना क्राउड होता है। मैं बात कर रहा था क्या कि अगर आप क्राउडेड फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम, है ना, एक तो ऑलरेडी क्राउड है
और एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और आपने पढ़ा है फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, आपने पढ़ा होगा सेम चार्ज मतलब लाइक चार्ज रिपेल टुगेदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टुगेदर। तो यहां पर जो लाइक चार्ज है इलेक्ट्रॉन के रूप में, वो सब एक दूसरे को आकर्षित करेगा कि विकर्षित करेगा? विकर्षित करेगा। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट साइड इतना है, विकर्षण होगा तो ऑर्बिट घटेगा कि बढ़ेगा? यहां पर देखिएगा, यहां पर है विकर्षण होगा तो ऐसे फैलेगा ना, है ना, विकर्षण का बल होगा तो फैल जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूं ना कि जब यहां पर विकर्षण का बल लगा तो ये जो परमाणु का आकार इतना होना चाहिए था, वो सब के सब विकर्षित होकर के यहां पहुंच गए। तो अब बताइए मुझे कि इसका परमाणु आकार बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद परमाणु आकार बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना? यानी कि मैं यहां पे कह सकता हूं, ठीक है ना, कि क्लोरीन के रूप में अगर मैं बात करता हूं तो एक है रेडियस उदासीन का, और क्लोरीन के रूप में मैं बात करता हूं तो एक है रेडियस रिनाइन का। यहां पर क्लोरीन पर 0 चार्ज है और यहां पर क्लोरीन पर -1 चार्ज है। तो हम क्या दिख पा रहे हैं? अनायन का आकार उदासीन से अधिक है ना, है ना। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर देखे तो रिनाइन का परमाणु आकार बढ़ गया, रिनाइन का परमाणु आकार उदासीन परमाणु से बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए दो चीज समझिएगा, दो चीज हमने नोटिस किया। एक में हमने पढ़ा क्या? आर धनायन छोटा है आर उदासीन से, ठीक है ना। और यहां क्या पढ़ा हमने? यहां पर हमने क्या पढ़ा कि आर उदासीन छोटा है आर ऋणायन से। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो यहां से दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? आर धनायन छोटा है आर उदासीन से और आर उदासीन छोटा है आर ऋणायन से। इसका मतलब परमाणु आकार, इसका मतलब क्या हो गया? देखो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, समझो। क्या आ रहा ना समझ में? बोलिए बोलिए, क्या कोई डाउट तो नहीं है ना? इसका मतलब मैं बोलू ना, ये धनायन है, ये उदासीन है और ये ऋणायन। धनायन उदासीन ऋणायन, समझ में आना? तो सबसे बड़ा परमाणु आकार कौन सा है? ऋणायन। ऋणायन। सबसे छोटा परमाणु कौन सा है? धनायन। समझ में आ रहा ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसका मतलब क्या है? एक चीज तो समझ में आ गया, मतलब एक चीज जो हमको समझ में आ गया, आयनिक त्रिज्या का क्रम। आयनिक त्रिज्या का क्रम क्या आ गया? आयनिक त्रिज्या का क्रम, धनायन छोटा है उदासीन से और ऋणायन बड़ा है। तो इसमें से मुझे सिर्फ आयनिक त्रिज्या की बात करें तो मुझे बस ये दोनों समझना। तो मुझे पहला चीज जो समझ में आ रहा है यहां से, आर धनायन स्मॉलर देन आर ऋणायन, मतलब रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ ऋणायन। धनायन की आयनिक त्रिज्या ऋणायन की आयनिक त्रिज्या से छोटी है, ठीक है ना। एक चीज ये समझ में आया। अब थोड़ा सा दूसरा खेल समझिएगा यहाँ पे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? अब दूसरा चीज समझिए। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, ये पीरियोडिक टेबल का प्रथम कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, फिर ये 11 से मतलब 3 से 12 तक का है, फिर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है, ठीक है ना, है ना। अच्छा, मैं बात कर रहा था क्या, हाइड्रोजन को तो पीरियोडिक टेबल में ऊपर रख देते हैं। ये लिथियम है, ठीक है ना, यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है ना। तो हेलिना ने किया रफ से फरियाद, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम, ठीक है ना। हेलिना ने किया रफ से फरियाद, अगर एच को यहां से रखते हो तो, या हेलिना कब्र से फरार, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो ये प्रथम कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, और यहाँ मतलब सॉरी, ये प्रथम समूह है, दूसरा समूह है, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और 12, यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। मैं 17 एलिमेंट को कंपेयर करता हूँ। 17 एलिमेंट में
जो एलिमेंट है हमारे पास पत्र समूह में जो तत्व है उसी का चर्चा किया ना मैंने। देखिए मैंने चर्चा किया सोडियम का और फिर मैं चर्चा कर रहा हूं क्लोरीन का। तो क्लोरीन देखिए कौन सा है, यहां तो तत्व है नहीं, यहां पे हो सकता है ना। तो मैंने बोला क्या, लिथियम वाले में यहां फ्लोरीन है और सोडियम वाले में यहां क्लोरीन, फिर आगे पोटेशियम वाले में यहां ब्रोमीन मिलेगा, ठीक है ना। और फिर रुबिडियम वाले में यहाँ पर आयोडीन मिलेगा, ठीक है ना। और सीजियम वाले में यहाँ पर स्टैटिन मिलेगा। तो इसको मैं याद रखने के लिए ऐसा बोलता हूँ, फूल खिले बाहर आई आंटी, ठीक है ना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फूल खिले बाहर आई आंटी, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं क्या, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का कहानी है, समझिए थोड़ा सा। आजकल टीचिंग ना बहुत ही, मतलब क्या कहूं, टीचर लोग ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, क्या मतलब टू द पॉइंट बना दिए हैं। उससे कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मार खा रहा है। बेहतर रिजल्ट दे देता है बच्चा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। टू द पॉइंट टू द पॉइंट टू द पॉइंट, हम टू द पॉइंट टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं, नहीं भी कुछ हुआ तो याद कर लिए, बिहार बोर्ड में टॉपर आ गए, सीबीएसई बोर्ड में टॉपर आ गए, है ना। बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है ना, वो जो आपको अंदर से स्ट्रेंथ देगा ना। बहुत बार आपने सुना होगा कि टॉप किया बच्चा और आईआईटी ड्रॉप कर गया, है ना, जेई ड्रॉप कर लिया, नीट ड्रॉप कर लिया, वहां जाकर के भाग आया। क्यों भाग आया? ये जो आप टू द पॉइंट टू द पॉइंट टू द पॉइंट लर्न करने का जो कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं ना, उससे आपका एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो गिर जा रहा है। आप चीजों को किस तरीके से समझते हैं, दैट इज एग्जैक्टली द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जैसे मैं के लिए यहां पर एक सिंपल सा लेटर लिखता हूं, मैंने यहां पर एन लिख दिया, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, ठीक है ना, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, है ना, उनसे मतलब वो कमेंट करेंगे, है ना, मुझे कमेंट करेंगे एन, यहां पर एन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उससे रिफ्लेक्ट होता है। जैसे, और मैं कोई नई बात नहीं बताने वाला हूं आपको, मैं आपको वही बात रिप्रेजेंट करने वाला हूं जो आप जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप क्या उसको उस तरीके से सोच पा रहे हैं, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसका जो एक्सप्रेशन है, क्या आप उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। टू द पॉइंट तो हम बहुत करते हैं, और टू द पॉइंट से ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता, आता है टू द पॉइंट से रिजल्ट, लेकिन टॉपर होना एंड कलेक्शन ऑफ नॉलेज बोथ आर द डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं वहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, है ना। तो हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं उनसे मैं कहता हूं कि इसको पाउच करके आप एन के बारे में लिखिए, और क्या जानते हैं मुझे कमेंट कीजिए। जैसे मैं एन को किस तरीके से देख सकता हूं, मैं उसको अपने तरीके से आपको समझाने का कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात है क्या, अगर मैं एन के बारे में बात करूं तो दैट एन कैन रिप्रेजेंट द लेटर ऑफ अल्फाबेट, लेटर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं, सबसे पहला इंफॉर्मेशन, और आपको आता भी है ना, यहाँ एग्जैक्टली एन क्या है, लेटर ऑफ अल्फाबेट। दूसरी चीज अगर आप देखते होंगे इस एन को, है ना, इसको आप दूसरे टर्म में गया तो कह सकते हैं कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो ये भी आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई बात मैं बता रहा हूं। दूसरा आप एक ये और जानते होंगे इसको, ठीक है ना, इंग्लिश के हिसाब से इसको आप कह सकते हैं कॉन्सोनेंट ऑफ अल्फाबेट, ये भी जानते हैं। लेकिन अगर आप इसी लेटर को थोड़ा सा रीजनिंग जोड़ करके देखेंगे तो आप कह सकते हैं दैट एन इज द 14th लेटर, 14th लेटर ऑफ कैपिटल अल्फाबेट, ऑफ कैपिटल अल्फाबेट, है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आता है, बट क्या एट ए टाइम आप उस एन के बारे में इतनी सारी बातें सोच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ नॉलेज, है ना, एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो टू द पॉइंट से नहीं काम चलेगा, यू हैव टू थिंक फॉर द इंटायर ऑफ द नॉलेज, है ना, आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा।
तो मैंने बोला लेटर ऑफ अल्फाबेट है, कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट है, कॉन्सोनेंट ऑफ अल्फाबेट है एंड 14th लेटर ऑफ कैपिटल अल्फाबेट। ये तीन आप इंग्लिश के हिसाब से सोच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर सकते हैं हम लोग, फिर तो ये मान के चलिए एम के बाद आता है, ओ के पहले आता है, ये तो हम सोच ही सकते हैं। उसके अलावे अगर इसमें मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए तो मैथमेटिकल पॉइंट व्यू से आपने सोचा होगा, आपने पढ़ा होगा, एन रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर। एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल विजन है आपका कि मैथ के हिसाब से अगर आप एन को सोचते हैं तो दैट एन इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा मैथ में ही चले हैं, तो सेट थ्योरी के हिसाब से अगर इस एन को सोचा जाए तो अकॉर्डिंग टू द सेट थ्योरी दैट एन रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर, अ कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर। यानी ये क्या है? अ कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर है। सो दैट एन इज द सेट ऑफ, n is the set of 1 2 3 4 5 to infinity, that is a counting number। तो आप इसको मैथमेटिकली सोच सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं इस n के बारे में बात करूं, that is according to the English, according to the reasoning, according to that mathematical expression, ठीक है ना? अब अगर बात करें इसी n को थोड़ा सा और इलेबरेट तरीके से सोचने की कोशिश करें, अगर हम लोग और थोड़ा सा सोचे इसके बारे में, इस n के बारे में थोड़ा सा और सोचे, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग n को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री आप n का मतलब नाइट्रोजन लगा सकते हैं। नाइट्रोजन एक एटम्स है, n एक सिंबल है, नाइट्रोजन एटम का सिंबल है, ठीक है ना? उसके हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। तो केमिस्ट्री में n का मतलब नंबर भी होता है, n का मतलब नंबर भी होता है, एंड दैट इज नंबर ऑफ एटम। आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, केमिस्ट्री में n का मतलब नॉर्मैलिटी भी होता है, नॉर्मैलिटी भी होता है ना? तो इस तरीके से आप n के बारे में किस तरीके का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखे हैं अपने दिमाग में, एक लेटर कितना सारा इंफॉर्मेशन दे सकता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नॉट द टू द पॉइंट, ठीक है ना? अच्छा, अगर यही n फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप सोचते हैं, यही n फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो दैट n रिप्रेजेंट SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स। ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स के SI यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, कहते हैं न्यूटन, है ना? क्या कहते हैं? न्यूटन, है ना? तो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो बेटा ये समग्र ज्ञान होता है, संग्रह होता है। ज्ञान का मतलब ही है क्या? समग्र इंफॉर्मेशन। आप किस तरीके से चीजों को सोचते हैं वो डिफाइन करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, है ना? टू द पॉइंट तो बहुत पढ़ ले, थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की ओर कम बैक कर कीजिए, समझ गए? नहीं तो क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं टॉप तो कर जाते हैं, लेकिन टॉप करने के बाद भी जेई तक पहुंच भी जाते हैं, क्रैक भी कर लेते हैं, लेकिन पूरी कंप्लीट IIT नहीं कर पाते हैं, पूरी कंप्लीट नीट मेडिकल नहीं कर पाते हैं, पहले ड्रॉप आउट कर लेते हैं, एंड इट इज ड्यू टू द योर टू द पॉइंट, समझ रहे हैं? सो आई थिंक मैं सही हूं, आप भी सही हैं अपने जगह पर, है ना? लेकिन आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा बढ़ाइए और चीजों को बदल करके पढ़ने की आवश्यकता पर काम कीजिए, ठीक है? अब मैं अपने वापस टू द पॉइंट पर आता हूं कि एग्जैक्टली मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैंने क्यों इस पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे लिखा, है ना? उसके पीछे कुछ रीजन है जो कि आपको समझना है। सबसे पहली बात है क्या, पीरियोडिक टेबल में बेटा ये जो मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इसको क्रमगत याद करने के ट्रिक भी होते हैं। हलीना ने किया रब से फरियाद, या फिर आप इसको पढ़ते हैं क्या, हलीना कब्र से फरार। दूसरा जो आपका एलिमेंट है, दूसरा जो समूह है ना, जो ग्रुप है, वो 17th समूह है, 17th ग्रुप है। उसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताया था आपको, फूल खिले बाहर आई आंटे। मैं इसी दोनों को इसलिए लिया, इसी दोनों समूह को इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि इसके पहले मैंने उदाहरण में समझाया था आपको कि सोडियम धातु है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और क्लोरीन धातु है, हैलोजन एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो अगर कोई धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो हमने पढ़ा कि उसका परमाणु आकार छोटा होता है,
और कोई अधातु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो हमने डिस्कस किया कि उसमें परमाणु आकार क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उसके आकार बड़े हो जाते हैं, आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद और आयनिक त्रिज्या घट जाती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद। लेकिन पीरियोडिक टेबल के साथ उसका क्या रिलेशन है वो जो समझ आपने पढ़ा है ना, कि ये समूह की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे समूह है ना। तो समूह में हम लोगों ने पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा है समूह में, कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। तो समूह में क्या पढ़ा है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है, ठीक है ना। और आपने ये पढ़ा होगा कि अगर मैं देखो सोडियम और क्लोरीन द्वितीय मतलब सेकेंड पीरियड में है ना, सेकेंड आवर्त में, द्वितीय आवर्त में, सेकेंड आवर्त में, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं तो हम लोगों ने आवर्त में पढ़ा है, आवर्त में क्या पढ़ा है बेटा हम लोगों ने, कि बाएं से दाएं जाने पर ठीक है ना, क्या होता है, परमाणु आकार छोटा होता है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होता है। अच्छा, अगर पीरियोडिक टेबल के इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि देखिए सोडियम जो है वो द्वितीय आवर्त का है, क्लोरीन भी है द्वितीय आवर्त का है, दोनों दो मतलब सेकेंड ऑर्बिट के एलिमेंट हैं। अच्छा, लेकिन सोडियम जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे बाएं है, जो अल्कली मेटल्स में आता है, और क्लोरीन ब्रोमीन सबसे दाएं है, जो हैलोजन तत्व में आता है। और आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े परमाणु अल्कली मेटल्स होते हैं, मतलब ये सभी के सभी परमाणु अपने आवर्त के बड़े परमाणु होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां से कि रेडियस ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ क्लोरीन, मतलब सोडियम का परमाणु आकार क्लोरीन के परमाणु आकार से बड़े होते हैं। या दूसरे टर्म में आप कहें तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ क्लोरीन इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ सोडियम। इसका मतलब क्लोरीन का परमाणु आकार सोडियम के परमाणु आकार से छोटा होता है। अब समझिएगा कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा था, तो क्या होता है समग्रता, समझे। हाँ, इसमें ध्यान देते हैं, ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं कि अगर एक मतलब मैंने बोला सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो Na+ बनाया, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि रेडियस ऑफ सोडियम आयन छोटा हो गया, मतलब ये जो है ना रेडियस ऑफ सोडियम आयन छोटा हो गया। सोडियम ने जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वो छोटा हो गया, और क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया Cl- के रूप में वो बड़ा हो गया। तो एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं, सोडियम का आयनिक त्रिज्या घटा रहा हूं और क्लोरीन का आयनिक त्रिज्या बढ़ा रहा हूं। तो पहले का कंडीशन था क्या, रेडियस ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ क्लोरीन, मतलब सोडियम का परमाणु आकार क्लोरीन के परमाणु आकार से अधिक है, पहले ये था। लेकिन जब ये मैंने क्या किया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्लोरीन को दे दिया, तो सोडियम का परमाणु आकार छोटा हो गया और क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा हो गया। इसका मतलब इन दोनों का परमाणु आकार लगभग कैसा आ गया, एक समान आ गया, लगभग एक समान, ठीक है। इसका मतलब आयंस के लिए बस दो ही बात हो सकता है, या तो आयंस का धनायन और ऋणायन का मतलब केटाइंस और एनाइंस का आयनिक त्रिज्या एक समान होगा, या तो केटाइंस और एनाइंस का आयनिक त्रिज्या अलग अलग होगा, जिसमें से क्या हो सकता है, धनायन छोटा होगा और ऋणायन बड़ा होगा। तो दो ही कॉन्सेप्ट है बेटा, आयंस के लिए दो ही कॉन्सेप्ट है। क्या दो कॉन्सेप्ट है, पहली बात जो मैं देख पा रहा हूं कि केटायन का रेडियस एनायन के रेडियस से अधिक बड़ा, और दूसरी बात केटायन का रेडियस
एनाइन के रेडियस के बराबर हो, लगभग लगभग बराबर। दो बातें। तो मैंने बोला क्या कि केटाइन स्मॉलर है और एनाइन लार्जर है, इसके लिए एग्जांपल है Zn2+, ये छोटा हो जाएगा, सल्फर 2- बड़ा हो जाएगा। तो केटाइन जिंक के रूप में केटाइन छोटा है, सल्फर एनाइन के रूप में बड़े आकार के। और यहां पर देखो आपके पास है क्या, तो Na+ बराबर है किसके, Cl- के। तो मैंने बोला कि जहां पर धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, जहां पर धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, ऐसे आयनिक ठोस में जिस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं वही दोष हैं फ्रैंकल दोष। वही दोष हैं, कौन से दोष, फ्रैंकल दोष। और वैसे आयनिक ठोस जिसमें धनायन का आयनिक त्रिज्या ऋणायन के आयनिक त्रिज्या के बराबर होता है, वैसे आयनिक ठोस में शॉटकी दोष होता है। क्या होता है, शॉटकी दोष होता है। समझ में आया बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक ना, ठीक है ना। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी मुझे पूरा का पूरा वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ गया है ना, तो उसमें फ्लो भी कहीं ना कहीं, चलो काम कर रहा है, अभी ये डिस्चार्ज हो गया। चलो ओके, तो मैंने बोला क्या, ये दो प्रकार का दोष है यहाँ पे, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। फ्रैंकल दोष हमने बात किया वैसे आयनिक ठोस में जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटे होंगे, और शॉटकी दोष वैसे आयनिक ठोस में जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा, लगभग एक समान, ठीक है ना। अगर इतना चीज समझ गए तो फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में कुछ बचा है ना। तो अब हम आते हैं टू द पॉइंट कि फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष की कहानी को समझ लेते हैं। मतलब सबसे पहला चीज है फ्रैंकल दोष, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फ्रैंकल दोष, ठीक है ना, फ्रैंकल दोष। अब समझिएगा, फ्रैंकल दोष को ही दूसरे तरीके से, फ्रैंकल दोष को दूसरे तरीके से खास करके आयनिक ठोस के लिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं, इंटरस्टिशियल, ठीक है ना। एक सेकंड, हाँ, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स फॉर आयोनिक क्रिस्टल, फॉर आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है ना। या फिर इसका दूसरा एक और नाम मतलब अंतरकाशी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स का मतलब अंतरकाशी दोष, ठीक है ना। किसके अंतरकाशी दोष, आयन के अंतरकाशी दोष। फ्रैंकल दोष का मतलब होता है आयनिक ठोस के अंतरकाशी दोष, आयनिक ठोस के अंतरकाशी दोष, ठीक है ना। क्या है, आयनिक ठोस के अंतरकाशी दोष। इसका एक और नाम होता है, ठीक है, दूसरा जो नाम होता है उसको बोलते हैं विस्थापन दोष, विस्थापन दोष। अच्छा, इन सारे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं हम लोग, आखिर उसी को अंतरकाशी दोष भी कर रहे हैं, उसी को विस्थापन दोष यानी डिसलोकेशन, डिसलोकेशन डिफेक्ट्स। आखिर क्या कहानी है उसके पीछे, क्या कहानी है, ठीक है ना। डिसलोकेशन डिफेक्ट्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे कहानी समझते हैं। जैसे मैंने बोला क्या कि अगर मान लेते हैं, हम यहां पर एक उदाहरण ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कि फ्रैंकल दोष के लिए कॉन्सेप्ट क्या था, ऋणायन का परमाणु, ऋणायन का आयनिक त्रिज्या धनायन के आयनिक त्रिज्या से बड़े होने चाहिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैं अगर एक आयनिक ठोस को स्टेबल करने की बात करूं, तो मैंने बोला यहां पर ऋणायन है, यहाँ पे धनायन है, यहाँ पे ऋणायन है, यहाँ पे धनायन है और यहाँ पे ऋणायन है। मैं ऐसा कुछ इमेजिन कर रहा हूं, फिर क्या देख रहा हूं मैं, ठीक है ना, यहाँ पर धनायन है, यहाँ पर ऋणायन है, ठीक है ना। या फिर थोड़ा सा देखो उतना ज्यादा क्या बनाए, है ना, बस थोड़ा सा समझ, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूं क्या, यहाँ पे ऋणायन है, यहाँ पे धनायन है, यहाँ पे ऋणायन है, यहाँ पे धनायन है, यहाँ पे ऋणायन है, ठीक है। अच्छा, बट होता क्या चीज है ये जो समझिए कि मैंने बोला क्या कि ये आयंस हैं जो निगेटिव आयंस हैं, उसमें क्या हो रहा है, एक लेयर और बनाते हैं, यहां ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन। अब चूंकि मैं इस चार ऋणायन की बात कर रहा हूं, इन चारों ऋणायन के बीच में मैं ये देख पा रहा हूं कि जो अंतरकाशी स्थान है, उस अंतरकाशी स्थान का त्रिज्या
रेडियस ऑफ इंटरस्टिशियल डिस्टेंस इज मोर देन द रेडियस ऑफ कैटायन। मतलब आयनिक के भीतर, आयनिक क्रिस्टल के भीतर ऋणायन के बीच का अंतरकाशी स्थान, अंतरकाशी दूरी का आयनिक त्रिज्या या दूरी का त्रिज्या है ना, धनायन के त्रिज्या से बड़ा है। तो क्या होगा, ये धनायन अपने बिंदु पर स्टेबल नहीं होगा, बल्कि ये यहां से नीचे गिर जाएगा और कहां आ जाएगा ये, तो ये अपने मुख्य लैटिस बिंदु से हट करके अंतरकाशी स्थान को घेर लेगा। ये अपने मुख्य बिंदु से हट करके अंतरकाशी स्थान को घेर लेगा। तो चूंकि धनायन अपने मुख्य लैटिस बिंदु से हट करके इंटरस्टिशियल स्थान अर्थात अंतरकाशी स्थान को ग्रहण कर रहा है, तो अपने बिंदु से हट रहा है ना, विस्थापित हो रहा है, इसलिए उस दोष का नाम है क्या, विस्थापन दोष। कहां आ रहा है, किस स्थान को ग्रहण कर रहा है, अंतरकाशी स्थान को ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, अंतरकाशी दोष। तो फ्रेंकल दोष आयनिक ठोस का अंतरकाशी दोष है, ठीक है ना। कैसे आयनिक ठोस में होगा, तो वह वैसे आयनिक ठोस में होगा जिसमें धनायन का परमाणु धनायन का आयनिक त्रिज्या ऋणायन का आयनिक त्रिज्या से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं थोड़ा सा, परिभाषा क्या कहता है, फ्रेंकल दोष का डेफिनेशन क्या कहता है, ठीक है ना। फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष, ठीक है ना। तो फ्रेंकल दोष क्या कहता है, लिख सकते हैं क्या, वह आयनिक ठोस, वह आयनिक ठोस जिसमें, वह आयनिक ठोस जिसमें, ठीक है, जिसमें धनायन की आयनिक त्रिज्या, धनायन की आयनिक त्रिज्या, धनायन की आयनिक त्रिज्या, धनायन की आयनिक त्रिज्या, ऋणायन के आयनिक त्रिज्या, ऋणायन के आयनिक त्रिज्या के, ऋणायन के आयनिक त्रिज्या से छोटा, से छोटा हो, वह आयन अपने लैटिस बिंदु से हटकर, अपने लैटिस बिंदु से स्थापित हो, अपने लैटिस बिंदु से विस्थापित हो, विस्थापित हो, ठीक है ना। कौन से बिंदु से बेटा, अपने लैटिस बिंदु से विस्थापित हो, ठीक है, अंतरकाशी स्थान को ग्रहण करें, अंतरकाशी स्थान को ग्रहण करें, ठीक है ना, उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं, उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं, ठीक है। कौन सा दोष कहते हैं बेटा, फ्रेंकल दोष कहते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है यहां पर क्या है, एग्जाम्पल याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में याद रखना, देखो क्या क्या याद रखना है, एग्जाम्पल 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 याद रखना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रखना है, देखो इसमें है ZnS जिंक सल्फाइड, ठीक है, इसमें है सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसमें है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, और इसमें है सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर आयोडाइड। ये सब के सब कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एनायन। तो ऐसे आयनिक ठोस में ये कॉन्सेप्ट है। आपको याद क्या रखना है ये चीज समझिए, आपको क्या याद रखना है ये चीज समझिए, दो बातें और समझना है आपको। पहला चीज समझना है, क्या परमाणु लैटिस से बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर परमाणु लैटिस से बाहर नहीं आ रहे हैं ना, तो क्रिस्टल लैटिस के घनत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिस्टल लैटिस के आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिस्टल लैटिस के चालकत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और क्रिस्टल लैटिस के, ठीक है ना बेटा, आयनिक आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब प्रभाव है, ये सब उसके गुणधर्म है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, इस दोष में क्या क्या अप्रभावित होगा, क्या क्या अप्रभावित होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या बात किया, देखो क्या क्या प्रभावित नहीं होगा बेटा, तो इस दोष में क्या क्या प्रभावित नहीं होगा, तो मैंने बोला घनत्व, मैं अप्रभावित बोल रहा हूं, कौन कौन सा गुण अप्रभावित है, घनत्व अप्रभावित है। दूसरा, गलनांक बिंदु
अप्रभावित होगा। तीसरा, चालकत्व अप्रभावित है। चौथा, आवेश या उदासीनता, आवेश या उदासीनता, ये भी क्या है, अप्रभावित है। तो ये आयनिक ठोस में फ्रैंकल दोष का उदाहरण है, फ्रैंकल दोष के गुणधर्म, ये उदाहरण है और ये गुणधर्म है। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्टकी दोष। ठीक है, दूसरा तो है शॉर्टकी दोष। ठीक है, शॉर्टकी दोष क्या कहता है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष, तो शॉर्टकी दोष क्या कहता है बेटा? किस तरीके से शॉर्टकी दोष की बातें कर सकते हैं हम लोग? तो शॉर्टकी दोष देखिए क्या कहता है। शॉर्टकी दोष कहता है क्या, वह आयनिक ठोस, ठीक है, जिसमें धनायन की आयनिक त्रिज्या, जिसमें धनायन की आयनिक त्रिज्या रेडियस ऑफ कैटायन बराबर होगा रेडियस ऑफ एनायन का। ठीक है, जिसमें धनायन की आयनिक त्रिज्या, बेटा आराम से लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो रेडियस ऑफ कैटायन की आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर हो किसके, है ना। तो क्या लिखा मैंने, वह आयनिक ठोस जिसमें धनायन की आयनिक त्रिज्या ऋणायन के आयनिक त्रिज्या के बराबर हो, ऋणायन के आयनिक त्रिज्या के बराबर हो, ठीक है ना, उस ठोस का या उस आयनिक ठोस में धनायन की रिक्तियां, उस आयनिक ठोस में धनायन की रिक्तियां तथा ऋणायन की रिक्तियां एक समान हो, तथा ऋणायन की रिक्तियां, ठीक है ना, एक समान हो, उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं बेटा उसको, शॉर्टकी दोष कहते हैं। उदाहरण याद रखना है बेटा इसमें भी, देखो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये सब एमसीक्यू में पूछा था। फॉर एग्जाम्पल, तो शॉर्टकी दोष के लिए आपको याद रखना है NaCl, शॉर्टकी दोष के लिए याद रखना है KCl, शॉर्टकी दोष के लिए याद रखना है CaCl, और शॉर्टकी दोष के लिए याद रखना है AgBr। तो सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr एक ऐसा आयनिक ठोस है, AgBr एक ऐसा आयनिक ठोस है जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, फ्रैंकल दोष भी और शॉर्टकी दोष भी, ठीक है ना। इस ठोस में कुछ प्रभावित होगा, कुछ अप्रभावित होगा। क्या प्रभावित होगा ये चीज पहले देखते हैं। प्रभावित क्या हो रहा है, ठीक है ना, प्रभावित क्या हो रहा है, प्रभावित घटक, तो देखिए सबसे पहला मैंने बोला आयनिक त्रिज्या बराबर है, तो दो प्रकार का चीज हो रहा है, धनायन की रिक्तियां और ऋणायन की रिक्तियां की संख्या एक समान है, धनायन की संख्या और ऋणायन की रिक्तियां, मतलब रिक्तियां हो रहा है ना, वैकेंसी हो रहा है ना, खाली हो रहा है ना क्रिस्टल, तो क्रिस्टल का द्रव्यमान बदल जाएगा। अगर क्रिस्टल का द्रव्यमान बदलेगा तो क्रिस्टल का घनत्व तो बदल जाएगा, हो सकता है क्रिस्टल का गलनांक बिंदु बदल जाए क्योंकि घनत्व तो बदल रहा है, ठीक है। तो क्या क्या बदल रहा है, देखिए प्रभावित क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है द्रव्यमान, प्रभावित हो रहा है घनत्व, तो हो सकता है कि प्रभावित हो जाए क्या, गलनांक बिंदु। लेकिन क्या अप्रभावित रहेगा बेटा, क्या अप्रभावित रहेगा, तो पहला उदासीन ही रहेगा, आवेशहीन ही रहेगा, क्योंकि मान के चलो ना +1 है -1, तो 2 सोडियम खोया शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें
इसमें अगर दो, एक सेकंड पुत्र, इसमें 2 सोडियम है Na+ के रूप में, तो 2 क्लोरीन हो सकता है माइनस के रूप में, तो +2 -2, कुल कितना खोया 0, तो उदासीन रहेगा, है ना। तो मैंने बोला उदासीन या बेसीन रहेगा। तो दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज जो नहीं बदलेगा वो क्या चीज है, तो चालकत्व पर कोई प्रभाव नहीं। तो चालकत्व अप्रभावित रहेगा, आवेश अप्रभावित रहेगा, घनत्व परिवर्तित रह सकता है और गलनांक बिंदु प्रभावित हो सकता है, द्रव्यमान प्रभावित हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज जो है वो शॉर्टकी दोष है। और शॉर्टकी दोष क्या होता है, इसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स बोलते हैं। इसको बेटा वैकेंसी डिफेक्ट्स बोलते हैं। किसके लिए, आयनिक ठोस के लिए वैकेंसी, है ना। शॉर्टकी दोष का दूसरा नाम क्या है, शॉर्टकी दोष का दूसरा नाम क्या है, तो शॉर्टकी दोष का दूसरा नाम है वैकेंसी डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल, वैकेंसी डिफेक्ट्स इन आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है ना। अब देखो ये चैप्टर पढ़ाना है सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए, क्योंकि बाकी जो हम बात करते हैं, ठीक है ना, बाकी जो हम बात करते हैं सीबीएसई इसको हटा दिया है, आईआईटी जेईई हटा दिया है, नीट हटा दिया है ना। तो सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट बोर्ड में सॉलिड स्टेट है अभी भी, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कंफर्म रहते ही रहते हैं। शॉर्टकी से प्रश्न रहता ही रहता है और फ्रैंकल से भी प्रश्न रहता ही रहता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, 2 मार्क्स क्वेश्चंस में आपको ये पूछता ही पूछता है इंटर में, प्लस 2, 4, 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू में, ठीक है ना। दूसरा सबसे खास बात ये है कि मैंने, है ना, ये जो स्लाइड डिजाइन किया है, ठीक है ना, उसके पीछे कुछ कारण है ना। आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करेंगे, है ना। ये 2 बातें हैं, ये आप 2 चीजें समझ सकते हैं। आप इसको व्यू ऑफ इवनिंग सीख सकते हैं या आप इसको व्यू ऑफ मॉर्निंग सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बैच का नाम रसायन शिखर है, मैं आपको थोड़ी सी शिखर अर्थात आपके ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता हूँ। कंटिन्यूटी विल मेक यू परफेक्ट, है ना। तो परफेक्शन के लिए कंटिन्यूटी में जरूरी है जुड़ना हमारा और आपका। मैंने बोला आप इसको इवनिंग भी मान सकते हैं, आप मॉर्निंग भी मान सकते हैं। आप इवनिंग भी मानते हैं तो इवनिंग का मतलब होता है क्या, अंधेरे के बाद अगले दिन सुबह आएगा, मतलब अंधकार के बाद उजाला होगा, इवनिंग यही कहता है। और अगर मॉर्निंग आप इसको सोच रहे हैं मॉर्निंग व्यू, तो मॉर्निंग व्यू क्या कहता है, अंधेरे को चीर कर प्रकाश की ओर, मतलब अंधेरे को चीर करके हमें किधर जाना है, उजाले की ओर जाना। तो हमारे भीतर, हमारे अंदर, अंधेरे का क्या मतलब होता है, हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं, हमारे अंदर जो कह सकते हैं लैक ऑफ मतलब नॉलेज है ना, सोसाइटीज के प्रति जो हमारी चेतना है, फैमिली के लिए जो हमारी चेतना है, उसको हम क्या करें, एक सुंदर बनाएं। और दूसरा ये भी होता है कि थोड़ा सा पढ़ाई के लिए नेचुरल चीजें होनी भी चाहिए, है ना, क्योंकि नेचर कैन प्रोड्यूस अ बिग डिफरेंस, ठीक है ना। अब वही आपको हेल्प भी कर सकता है, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा इससे बनता है, मेरा ये मानना है। और नेचुरल ब्यूटी इज ईवर ब्यूटी देन एनीथिंग, समझ में आना, उससे बड़ा सुंदरता कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए फिर सी यू, कल मिलते हैं आपको, है ना। चलिए सी यू तब तक।